साथियों, आप सभी का फिर से वेलकम करता हूं। यहाँ पे मॉडल पेपर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे हम आज वन दुर्गा के लिए, उत्तराखंड फॉरेस्टर के लिए। ठीक है, आज जो साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सीडीएस के एग्ज़ाम में 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था फरवरी मंथ में, उसमें पूछे गए हैं। उसका जो साइंस का पोर्शन है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। 20 क्वेश्चन हम पिछले पार्ट में मॉडल पेपर फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। आपने नहीं देखे हैं तो इच्छा हो तो देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आप इन क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको नीचे टेलीग्राम चैनल है या फिर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 फरवरी का ये पेपर हुआ था सीडीएस का। ठीक है, यूपीएससी कराता है इसको। उसमें साइंस का जो पोर्शन था वो हमने लिया है। 20 क्वेश्चन हमने पिछले पार्ट में डिस्कस किए हैं। आज हम 20 से आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे कि महात्मा गांधी का जो दांडी मार्च था वो किससे जुड़ा हुआ है। तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने जो दांडी मार्च निकाला था वो संबंधित है किससे? नमक से। यहाँ पे नमक का फॉर्मूला क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब 21 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन है कि यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको टिक द करेक्ट है। यहाँ पे आपको यहाँ पे ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दे रखे हैं, इनको मैच करना है यहाँ पे। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला पूछ रहे हैं आपको, इनमें से क्या है? तो सभी को पता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। तो ये फर्स्ट का फोर्थ हो जाएगा, यानी फर्स्ट का क्या होगा? फोर्थ होगा। फिर यहाँ पे देखिए खाने का सोडा यानी बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? ये वाला होता है, यानी जो बी है, यानी जो सेकंड है उसका क्या है? ए का फर्स्ट और बी का क्या होगा? बी का होगा हमारा फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है। तो सी का क्या होगा? 2 होगा। और लास्ट में बुझा हुआ चूना यानी स्लेक्ड लाइन यानी डी का, तो बुझा हुआ चूने का क्या होगा? ये थर्ड होगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है? ए का 4, बी का 1, सी का 2, यानी A4 B1 C2 D3। तो ऐसा देखते हैं कौन सा है? A4 B1। ये फर्स्ट को जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ए का 4, बी का फर्स्ट, सी का 2 और डी का 3, यही हमारा क्या है? करेक्ट आंसर है। इसके अलावा आपसे इनके केमिकल फॉर्मूले भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। पूछेगा नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछ सकता है आपसे कि बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि क्रिस्टल बनाने के लिए कॉपर सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ जुड़े हुए जल के अणुओं की संख्या कितनी होती है? यानी ये बोल रहा है, क्लास 10th की केमिस्ट्री का क्वेश्चन है ये, जहाँ पे आपने क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर पढ़ा होगा। ठीक है, वाटर का क्रिस्टलीकरण होता ये है कि जब वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है तो उसमें जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट के साथ 5 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। कितने? 5 जब वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब जाके वाटर का क्रिस्टलाइजेशन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ पे 5 वाटर के मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। इसमें से 4 तो जो है कॉपर के साथ जुड़ जाते हैं, और जो 5वां मॉलिक्यूल होता है वाटर का वो उस जो है मॉलिक्यूल के चारों ओर रहता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चांदी की, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्लास 10th की NCERT से लिया गया क्वेश्चन है, पहले वाले चैप्टर से। ठीक है, केमिस्ट्री वाले सेक्शंस के पहले चैप्टर से। चांदी की वस्तुएं हवा में खुली रखने पर कुछ टाइम के बाद काली होने लगती हैं, ऐसा क्यों होता है? तो मैंने आपको बताया भी था कि जो चांदी होती है वो लेस रिएक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है नहीं, वो तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करती। होता ये कि जो चांदी होती है, सिल्वर होती है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में जो हाइड्रोजन H2S गैस होती है उससे रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? AgS, सिल्वर सल्फाइड बनाता है, प्लस H2 गैस निकालता है। क्या निकालता है? AgS प्लस H2 गैस निकालता है। तो जो सिल्वर सल्फाइड, ये जो AgS है, यही AgS की कोटिंग, यही AgS की एक परत सी जम जाती है। जो ज्वेलरी होती है सिल्वर की, चांदी की, आपने देखा होगा जब चांदी की ज्वेलरी यूज़ करते हैं तो कुछ बहुत ही जल्दी वो काली पड़ जाती हैं। तो काली इसलिए पड़ती हैं क्योंकि वहाँ पे वो काली परत किसकी होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। तो आंसर क्या होगा? सिल्वर सल्फाइड। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। हवा में सल्फर के साथ जो है अभिक्रिया करने पर जो सिल्वर होता है, जो चांदी होती है, वो सिल्वर सल्फाइड का बनाता है एक लेयर, और वही लेयर क्या होती है? वही लेयर ब्लैक कलर की होती है। ठीक है, और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस भी निकलती है, भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक सिस्टम में
तापमान यदि किसी टेम्परेचर के एक सिस्टम में केल्विन को, जो केल्विन होता है उसको x कह दिया जाए और डिग्री सेल्सियस को, किसको, डिग्री सेल्सियस को y कह दिया जाए, तो इनमें से कौन सा जो एक्सप्रेशन है, कौन सा रिलेशन सही है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, केल्विन को क्या बोल रहा है x और डिग्री सेल्सियस को क्या बोल रहा है y। तो यानी अब हमको केल्विन और डिग्री सेल्सियस यूज़ नहीं करना, अब हमें केल्विन की जगह x यूज़ करना है और डिग्री सेल्सियस की जगह क्या यूज़ करना है, y। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन ट्रू है। तो देखिए, सभी को पता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि केल्विन में हमेशा टेम्परेचर ज़्यादा होता है और डिग्री सेल्सियस में क्या होता है, कम होता है। तो जाहिर सी बात है, जिसमें प्लस होगा वही सिस्टम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो किसी भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए उसमें हमेशा 273 ऐड किया जाता है, ये आपको पता ही है। तो सेल्सियस को हमने क्या माना है, y। तो यहाँ पे कहाँ y दिख रहा है, देखो y यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब उसमें क्या ऐड करना पड़ता है, 273। तो 273 कहाँ पे है, देखो यहाँ पे तो है, लेकिन यहाँ पे प्लस नहीं हो रखा, क्या हो रखा, माइनस। तो क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं, जब हम केल्विन में 273 ऐड करते हैं तो हमारा करेक्ट सीक्वेंस निकलेगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, केल्विन को जब केल्विन को सेल्सियस में बदलना पड़ता है तो हमेशा उसके साथ 273 ऐड करना पड़ता है, ये रूल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी रजिस्टिविटी किस इकाई में अभिव्यक्त की जाती है। यानी ये बोल रहा है कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है। तो रजिस्टिविटी आपको पता ही है, ये क्लास 10th के फिजिक्स वाले सेक्शन से एनसीईआरटी की बुक से लिया गया क्वेश्चन है, जहाँ पे आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ में आता है कि किसी भी जो वायर होता है उसका रजिस्टेंस उसकी रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यहाँ पे देखिए, ये होता है रजिस्टेंस जो है उसके लेंथ के रजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उसके एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे ये रिलेशन होता है। अगर आप रजिस्टिविटी का यहाँ से फॉर्मूला बना लें तो रजिस्टिविटी का ये फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे देखिए क्या होता है फॉर्मूला रजिस्टिविटी का, R × A/L, जहाँ पे R क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। A क्या है, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, और L की यूनिट क्या होती है, अगर ये सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, ये मीटर में तो ये मीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ ओम सेंटीमीटर। तो रजिस्टिविटी की यूनिट क्या बन गई, ओम सेंटीमीटर या फिर ओम मीटर। तो देखते हैं क्या ऑप्शन में कोई ऐसा है, ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ऑफ कोर्स कौन सा है, ओम सेंटीमीटर। क्या है, ओम सेंटीमीटर। अब ओम मीटर भी होता तो वो भी ट्रू होता। यहाँ पे देखा, मुंह उठा के इसको टिक मत कर लेना, ये देखिए ये भी, इसमें भी ओम सेंटीमीटर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ओम पर सेंटीमीटर है, ओम पर सेंटीमीटर नहीं होता, क्या होता है, ओम सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि विद्युत चुंबकीय तरंगें जो उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं वो कौन सी हैं। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जिनका यूज़ सैटेलाइट कम्युनिकेशन में किया जाता है, सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन को जो है पता करने के लिए, सैटेलाइट इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे इनका यूज़ किया जाता है, वो होती हैं कौन सी तरंगें, रेडियो तरंगें। जो रेडियो वेव्स होती हैं उनका यूज़ किया जाता है सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। ठीक है, जो सैटेलाइट के द्वारा जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, मौसम कैसा रहेगा, या जो हम टीवी देखते हैं वो भी सब सैटेलाइट के द्वारा ही देखते हैं, तो ये सब वहीं से होता है। ठीक है, तो रेडियो तरंगों का यूज़ होता है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, या आपने क्लास 12 की फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किस तरह से ट्रांसमिशन होता है सिग्नल का। ठीक है, ट्रांसमीटर लगे होते हैं, ट्रांसमीटर से एंटीना लगा होता है, एंटीना से रिसीवर लगा होता है, और वहाँ पे सब ये सिस्टम होता है। ये आपने क्लास 12 का फिजिक्स वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। ठीक है, जहाँ पे आपने सेमीकंडक्टर पढ़ा होगा, वहाँ पे इसमें डिटेल से इसको पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में मूत्र बहाव के, मूत्र बोलते हैं जो टॉयलेट होता है, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही क्रम कौन सा है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में करेंगे, मैं नहीं दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा पेयर में नहीं पाई जाती।
कौन सी ग्लैंड पेयर में, यानी कि कौन सी ग्लैंड हमेशा अकेली मिलती है, पेयर में नहीं पाई जाती। जैसे कि आपने देखा होगा टेस्टिस जो वृषण होता है मेल में, वो हमेशा पेयर में 2 मिलते हैं। ओवरी भी 2 मिलती है, किडनी भी 2 मिलती हैं, ठीक है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन से पेयर में नहीं मिलती। जो प्यूस ग्रंथि है, कौन सी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ह्यूमन में, वो हमेशा सिंगल ही मिलती है, एक ही पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। बाकी टेस्टिस, ओवरी, एड्रिनल, ये सभी के सभी जो हैं 2-2 मिलते हैं, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड क्या मिलता है, सिंगल मिलता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कई बार ये भी पूछता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका शेप कैसा होता है। तो जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसका शेप जो है, इसका जो आकार है वो मटर के दाने के जैसा होता है, ठीक है। जो पी सीड होता है उसके दाने के जैसा होता है। इसका कलर कैसा होता है, गुलाबी रंग की एक ग्रंथि होती है, पिंक कलर की ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस सेल ऑर्गेनिज्म में अपना खुद का डीएनए होता है। तो किस सेल ऑर्गेनिज्म में अपना खुद का डीएनए होता है, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। तो क्लोरोप्लास्ट तो यहाँ पे है नहीं, क्या है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए सिस्टम होता है, इसलिए खुद रेप्लिकेट कर सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मेन काम होता है एनर्जी प्रोवाइड कराना हमारे शरीर को, ठीक है। नेक्स्ट और शायद आज के लिए लास्ट क्वेश्चन भी हो ये कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में इम्यूनाइजेशन यानी प्रतिरक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की थी। यानी सबसे पहले इम्यूनाइजेशन यानी इम्यूनाइजेशन के बारे में, प्रतिरक्षाकरण के बारे में किस साइंटिस्ट ने बात की थी। तो सबसे पहले जो एडवर्ड जेनर थे, उन्हीं को जो है फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। ब्रिटिश चिकित्सक एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। सामान्यतः जेनर को प्रतिरक्षाकरण का अग्रणी या प्रतिरक्षीकरण का जनक कहा जाता है, और इन्होंने सबसे पहले ही इस सिद्धांत के बारे में बात की थी, किस तरह से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम काम करता है। सबसे पहले इस बारे में बताने वाले यही हैं पहले साइंटिस्ट, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। लगा आपको कैसा वीडियो, बताएं मुझे ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।